हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेसन में हम करने वाले हैं एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड रिटन बाय टॉमस ग्रे। ओके, लेट्स स्टार्ट। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब ये जो पोइट है टॉमस ग्रे, ये बैठा हुआ है एक कब्रिस्तान में। चर्च के पास एक कब्रिस्तान है, वहाँ बैठा हुआ है, शाम का समय है। और किस तरह से ये हमें उन लोगों के बारे में बताने वाला है जो गांव के सिंपल सीधे साधे लोग थे और जो बेचारे छोटे मोटे काम करते हुए मर गए, जो पास ही के कब्रिस्तान में दफन है। और उनके बारे में बोलने वाला और कोई नहीं है। जब बड़े बड़े लोग मरते हैं, महान लोग मरते हैं, तो उनके पीछे बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, उनके ऊपर कई सारी बुक्स लिखी जाती हैं, उनके कार्यों का वर्णन होता है। लेकिन गांव के जब छोटे मोटे लोग मर जाते हैं तो उनको याद करने वाला कोई नहीं होता, उनकी कब्रों के ऊपर कोई नक्काशी नहीं करता, कोई यादगार चीज़ उनके लिए नहीं होती है। तो ये जो एलिजी है, ये कलेक्टिवली उन सभी लोगों के लिए एक शोक गीत है। आपको पता ही होगा, एलिजी उस पोइम को कहते हैं जिसमें मरने वाले के प्रति दुख प्रकट किया होता है। तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति एलिजी नहीं है। दिस एलिजी सेलिब्रेट्स ऑल दोज पीपल ऑफ द सिंपल विलेज हु डाइड विदाउट गिविंग एनी ऑनर, विदाउट रिसीविंग एनी ऑनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही फेमस पोइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के लिए भी। ओके, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब यहाँ पे कर्फ्यू शब्द यूज हुआ है, वो यूज हुआ है चर्च के लिए। चर्च की जो बेल होती है उसके लिए, उसको हम कर्फ्यू बोलते हैं। टोल का मतलब है बजाना। कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। नेल का मतलब घंटी। तो चर्च की टावर पे घंटी लगी हुई है, जब वो बजती है तो इसका मतलब ये है कि शाम हो गई है। तो ये वो समय है, अब उस समय एकदम शाम का समय है, यानी तो घंटी बजी है चर्च की, और इससे पता लगता है कि अब हो गई है शाम। हमारे भी तो गुरुद्वारों में, मस्जिद में और मंदिरों में आरतियां शुरू हो जाती हैं, तो हमें पता लग जाता है कि शाम हो गई है। तो वहाँ पे चर्च की घंटी बजती है शाम होते ही, तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई अब शाम हो गई है। तो ये शाम का समय है, सेटिंग हो गई है शाम की। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। नेल वैसे उस घंटी को भी बोलते हैं जो किसी व्यक्ति के मरने पर बजाई जाती है, या कोई चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तब बजाई जाती है। तो ये तो पार्टिंग डे है, विदा होता हुआ दिन है, उसकी नेल बजाई है, उसका उसका उसको मृत घोषित कर दिया गया है फिगरेटिव लैंग्वेज में। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। अब शाम के समय और कौन सी घटना होती है? लोविंग हर्ड। हर्ड होता है पशुओं का झुंड, गायों का झुंड। वो लो करता हुआ है, उसकी एडजेक्टिव है ये लोविंग। लो रंभाने को बोलते हैं। गाय जब बोलती है, हम हिंदी में बोलते हैं रंभा रही है, अंग्रेजी में हम बोलते हैं लो कर रही है, LOW। तो जो लोविंग हर्ड है, शाम को जब पशु लोग हैं वापस अपने घरों की ओर आते हैं, विंड स्लोली, वो घर की ओर जा रहे हैं, ओवर द ली, चारागाह के ऊपर से। यानी एक और दृश्य का वर्णन किया है कि जो पशुओं का झुंड है वो लो करते हुए, यानी धीरे धीरे रंभाते हुए चारागाह के ऊपर से, ली वो जगह जमीन होती है जिस पर घास उगी होती है, चारागाह के ऊपर से स्लोली विंड कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वियरी वे। अब जो प्लोमैन है, जो चरवाहा है, जो किसान है, हल चलाने वाला है। प्लोमैन वैसे वो आदमी होता है जो हल चलाता है, प्लाऊ से बना है ना। प्लोमैन जो है, किसान जो है, वो घर की ओर जा रहा है, होमवर्ड की ओर जा रहा है, थके हुए, बिल्कुल ही थका हुआ जा रहा है। प्लोड्स का मतलब होता है भारी कदमों से जा रहा है, यानी जब आदमी थक जाता है तो वो बड़े ही मुश्किल से पैर उठा पाता है, तो उस वॉकिंग को हम प्लोड कहते हैं, कि प्लोड कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। वियरी वे का मतलब है कि वो बहुत थका हुआ है। यहाँ पर देखिए, वियरी वे जो है एलिट्रेशन का उदाहरण है, वह की साउंड आई है। और दूसरी एक और इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, और वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट वो लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें हम एडजेक्टिव को किसी और चीज़ के लिए लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे वियरी, वो प्लोमैन है, प्लोमैन वियरी है, लेकिन वियरी वे को बोल दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाट ए बिजी डे, कि बड़ा ही बिजी डे है। एक्चुअल में डे बिजी नहीं है, बिजी तो हम हैं, जो आदमी बोल रहा है वो बिजी है, लेकिन उसने अपना एडजेक्टिव डे को दे दिया कि डे ही बिजी है। स्लीपलेस नाइट बोल देते हैं कई बार, आई हैड ए स्लीपलेस नाइट। तो नाइट थोड़ी स्लीपलेस होती है, स्लीपलेस तो वो आदमी था, लेकिन नाइट के लिए लगा दिया। इसी तरह से वियरी वे लगा दिया कि थका हुआ रास्ता, प्लॉड्स हिज वियरी वे, वो अपने थके हुए रास्ते पर धीमे कदमों से चलता है।
तो यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको ध्यान में रखना है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि किसान जो है बड़ा ही थका हारा अपने घर की ओर थके कदमों से चल रहा है। नेक्स्ट लाइन, एंड लीव्स द वर्ल्ड डार्कनेस एंड टू मी। अब ये जो पोइट बैठा हुआ है कब्रिस्तान में, ये कहता है कि पशु भी चले गए घर की ओर, प्लोमैन भी चला गया घर की ओर, मैं रह गया अकेला डार्कनेस में, मेरे को डार्कनेस में छोड़ दिया, यानी पूरा संसार मेरे लिए डार्कनेस के अंदर छोड़ दिया उन्होंने। लीव्स द वर्ल्ड टू डार्क। देखो पहली ही स्टेंजा के अंदर सेटिंग पता लग गई है हमें पोइम की, कि जो कवि है वो कब्रिस्तान में बैठा है और उसने बड़े ही सुंदर दृश्यों का यूज़ किया है, ये पशुओं के झुंड का, किसानों के घर लौटने का और अंधेरे का, और वातावरण देखो निराशा का और दुख का वातावरण उसने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, कि उसने मेरे को अंधेरे में छोड़ करके सब लोग जा रहे हैं। और ये नेल ऑफ पार्टिंग डे जो है, जो मौत के ऊपर जो घंटी बजाई जाती है उसको डे के लिए कर दिया गया, पार्टिंग डे यानी मरता हुआ दिन है, उसकी घंटी बजाई जा रही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा 4 लाइन्स के ये स्टेंजाज हैं। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। अब क्या होता है, ग्लिमरिंग लैंडस्केप जो है वो लैंडस्केप, वो धरती का दृश्य है, लैंडस्केप होता है ऐसा दृश्य, धरती का एक सीन। तो वो धरती का सीन जो ग्लिमरिंग कर रहा था, अभी तक चमक रहा था, ग्लिमरिंग का मतलब चमक रहा, चमकता हुआ जो लैंडस्केप है, चमकता हुआ जो दृश्य है वो फेड कर रहा है। नाउ फेड यानी वो मध्यम पड़ता जा रहा है ऑन द साइट, जबकि जैसे कि मैं उसको देख रहा हूँ, कि मेरे देखते देखते ही जो लैंडस्केप थी पहले तो सनसेट की रोशनी में वो चमक रही थी, ग्लिमरिंग कर रही थी, लेकिन अब वो फेड हो रही क्योंकि अंधेरा हो रहा है। एंड ऑल द एयर ए सोलम स्टिलनेस होल्ड्स। और जो हवा है उसके अंदर एक अजीब सी स्टिलनेस है, यानी स्थिरता है, शांति है, चुप्पी है, और सोलम है वो, यानी गंभीर है। यानी शाम को आप देखते हो कि हवा एकदम रुक जाती है और सारा वातावरण एकदम ठहर सा जाता है। तो ये उस दृश्य का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया गया। सोलम स्टिलनेस एलिट्रेशन यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक और यूज हुआ है लिटरेरी डिवाइस का, वो है इन्वर्जन, यानी शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। इसका सही जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए कि एंड ऑल द एयर होल्ड्स, होल्ड्स यहाँ आना चाहिए, ऑल द एयर होल्ड्स ए सोलम स्टिलनेस, कि हवा के अंदर एक सोलम स्टिलनेस है, हवा एक होल्ड कर रही है हवा सोलम स्टिलनेस को। लेकिन पोएम में थोड़ी सी इसमें इम्प्रेसिवनेस लाने के लिए ये इसको हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं वाक्यों को, जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं, एनास्ट्रोफी कहते हैं। ओके, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि एंड ऑल द एयर होल्ड्स ए सोलम स्टिलनेस, की हवा के अंदर एक चुप्पी छाई हुई है। सेव छोड़ करके, सिवाय, सेव का मतलब एक्सेप्ट यानी सिवाय, वेयर द बीटल व्हील्स द ड्रोनिंग फ्लाइट, थोड़ी दूर पर कहीं बीटल जो है, बीटल होते हैं कीट पतंगे, ये छोटे मोटे झिंगुर जिनको बोल देते हैं, ये जो शाम को उड़ते हैं तो ये अपनी ड्रोनिंग फ्लाइट से शोर मचाते हैं। तो बाकी जगह तो हर जगह चुप्पी छा गई है, लेकिन जहाँ ये बीटल उड़ रहे हैं वहाँ उस जगह के सिवाय हर जगह शांति है। व्हील्स का मतलब गोल गोल चक्कर लगाना, ड्रोनिंग फ्लाइट, ड्रोनिंग यानी अपने जो पंखों को, वो उनको ड्रोन भी बोलते हैं, तो पंखों का यूज़ करके वो जिस तरह शोर मचा रहे हैं वहाँ पर इतनी सोलम स्टिलनेस जो नहीं है बाकी सारे वातावरण में है। एंड ड्रोसी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड। और एक और दृश्य का वर्णन किया, ड्रोसी टिंकलिंग, ये भी देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट है, टिंकलिंग ड्रोसी नहीं होती है, टिंकलिंग का मतलब घंटियों की आवाज़, परंतु वो जो घंटियों की आवाज़ ऐसी है जिनसे नींद आती है हमें, तो इसलिए उसको ड्रोसी टिंकलिंग बोल दिया है। एंड ड्रोसी टिंकलिंग लल, लल का मतलब सुलाना, नींद लाना किसी को, लोरी कहते हैं ना लला भी, उसका बना ये लल, लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। तो ये ड्रोसी टिंकलिंग क्या है एक्चुअल में, जो पशुओं की घंटी बंदी होती है, भेड़ों के जो घंटी बंदी होती है, शाम को उनकी घंटियों की आवाज़ ऐसी हो जाती है जैसे कि वो लोरी गा रही हो, तो वो जो है ड्रोसी टिंकलिंग है, वो पूरे डिस्टेंट फोल्ड को लल कर रही है, यानी पूरे के पूरे वातावरण में नींद भर रही है वो। ओके ओके, अभी नेक्स्ट लाइन्स, सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर। अभी यही पुराना ही सेंस चल रहा है पिछले स्टेंजा का ही, जिसमें बताया था कि एयर में सोलम स्टिलनेस है, सिवाय किसके सिवाय, एक और चीज़ के सिवाय, सिवाय दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टावर, एक टावर है, एक मीनार है जो आईवी मेंटल्ड है, जिसके ऊपर आईवी यानी एक बेल है वो मेंटल हो गई है, यानी वो उसके ऊपर चढ़ गई है।
आईवी बेल चढ़ी हुई एक मीनार है, टॉवर है, वहाँ पे भी सोलम स्टिलनेस नहीं है एयर में, वहाँ पे भी शोर शराबा है। वहाँ पे किस चीज़ का शोर शराबा है? वहाँ पे इसका है, द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन। यहाँ पे भी देखो इन्वर्जन हो गया है यहाँ पे, इसका सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर होना चाहिए था, द मोपिंग आउल कंप्लेन्स टू द मून, कि मोपिंग आउल जो है वो कंप्लेन कर रहा है चंद्रमा से, यानी वहाँ पे भी शांति नहीं है। अब आउल को किस बात की शिकायत है? मोपिंग का मतलब है सैड, बेचारा उल्लू है, उदास बैठा है मीनार के ऊपर, वो भी कोई मून से शिकायत कर रहा है, चांद से, क्योंकि अब रात हो गई तो चांद निकल आया है। अब किस बात की शिकायत कर रहा है? ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर। अब ऐसी शिकायत कर रहा है, ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर, कि उसके पास कोई भटक रहा है, वॉन्डर का मतलब भटक रहा है, नियर हर सीक्रेट बावर, हर उल्लू को मादा बताया गया है इसलिए हर यूज़ हुआ है। तो उल्लू शिकायत कर रही है कि उसके पास कोई भटक रहा है, सीक्रेट बोवर, जो उसका सीक्रेट बोवर है, सीक्रेट का मतलब खुद अकेले उसका, बोवर का मतलब शरण स्थली जहाँ पे वो रहती है। तो उसको शिकायत है कि उसके आसपास कोई भटक रहा है। अब कौन भटक रहा है? ये पोइट ही तो बैठा है वहाँ पे। तो आउल को अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी प्राइवेसी में कोई दखल दे रहा है। मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, और वो जो वॉन्डरिंग करने वाला आदमी है वो मोलेस्ट कर रहा है, वो भंग कर रहा है उसके एंशियंट सॉलिटरी रेन को, जो उसका पुराना घर है, सॉलिटरी यानी एकांतवास है उसका, और उसका जो साम्राज्य है, रीन है, उसका अकेले का साम्राज्य है वहाँ पे, वहाँ पर आकर के कोई उसकी शांति को, कोई उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा है। तो उसको ये बात पसंद नहीं आई, तो वो मून को कंप्लेन कर रहा है। अब ये पोइट बैठा बैठा ये बातें हमें बता रहा है, कब्रिस्तान के पास बैठा है, कि शाम का समय है, सूरज ढल गया है, जो गायें हैं रंभाती हुई अपने घर जा रही हैं, किसान भी थके कदमों से घर की ओर जा रहा है, वातावरण में एक अजीब सी शांति है, सिवाय सिवाय किसके? इस आउल के, सिवाय उन झिंगुर के जो रात को गोल गोल घूमते हैं। इन सब मतलब अभी कवि ने एक अच्छा सा इन्वायरमेंट सेट कर दिया है। अभी वो अपने टॉपिक पर आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। बीनीथ दोज रजिड एल्म्स दैट यू trees shade where heaves the turf in many a moldering heap। तो यहाँ पे एलिट्रेशन देखिए, हीव्स, हीप। अब आके बाद बीनीथ मतलब नीचे, दोज रजिड एल्म, एल्म एक बड़ा सारा ट्री होता है, रजिड का मतलब बहुत ही पुराना और स्ट्रॉन्ग, बर्ली। तो एक एल्म के ट्रीज के नीचे, दैट यू ट्री शेड, एक और ट्री है यू का ट्री, उसकी छाया के नीचे, इन दोनों तरह के ट्री के नीचे, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, जहाँ पे टर्फ जो है वो हीव करता है। टर्फ होता है घास की परत ऊपर वाली, और उस घास की परत के नीचे कोई हीव कर रहा है, कोई सांस ले रहा है, यानी कोई दफन है उसके नीचे। मैनी ए मोल्डरिंग हीप, ये हीप होता है ढेर, वहाँ पे एक ढेर है। तो ये जो ढेर है ये मूंड है, मूंड मोल्डी डर्ट का ढेर है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वहाँ पे कब्र बनी हुई है, उस कब्र के लिए इसने इस तरह से घुमा फिरा के बोला है कि एल्म ट्री के नीचे और यू ट्री की शेड के अंदर कोई सांस ले रहा है, नीचे बैठा हुआ एक टीले के अंदर, एक रेत के ढेर के अंदर कोई सांस ले रहा है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। इसमें भी देखो वाक्यों के, शब्दों के क्रम को उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे अपने सबसे पहले ये पढ़ते हैं, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट, जो इस ढाणी के, इस छोटे से गांव के जो रूड फोर फादर्स हैं, फोर फादर्स यानी पूर्वज जो मर गए हैं, और उनको रूड बोला है। रूड इसलिए बोला है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो ज़्यादा कल्चर्ड नहीं थे, गांव के सीधे साधे लोग थे, इसलिए रूड फोर फादर्स बोला है। वो जो हैमलेट के जो रूड फोर फादर्स हैं, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, वो ईच उनमें से प्रत्येक जो है अपनी नैरो सेल के अंदर हमेशा के लिए लेटा हुआ है। नैरो सेल यानी ताबूत के अंदर उनको डाल करके इसके अंदर दफना दिया गया था, तो वो उनकी नैरो सेल है, उसके अंदर वो फॉर एवर लेड है, यानी हमेशा के लिए अब लेटे हुए हैं, और स्लीप है और सोए हुए हैं वो। यहाँ पे स्लीप अपने लास्ट में देखेंगे।
तो इसमें इस तरह से लिखा है, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। तो रूड फोर फादर्स हैं, अपने सेल के अंदर लेटे हुए हैं और सोए हुए हैं। अब आ गया ये बात मुद्दे पर, जिनके बारे में आगे डिटेल से बात करनी है हमें। यानी एलिजी है उन लोगों के लिए, उन्हीं जो अनसेलिब्रेटेड थे, सेलिब्रेट उनको कोई नहीं करता, जो बेचारे छोटे मोटे काम करते हुए मर गए, तो उनकी बात की है कि यहाँ पे उनकी कब्र बनी हुई है। द ब्रीजी कोल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, अगली लाइन है, द ब्रीजी कोल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। मॉर्न का मतलब सुबह, मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जो हवाएं चलती हैं, ब्रीजी कोल, अब हवाओं को बोला गया है ब्रीजी कोल। अब हवा चलती है तो हवाएं भी कुछ ना कुछ कहती हैं, और उन हवाओं के अंदर इंसेंस है। इंसेंस यानी एक खुशबू है। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न का मतलब ऐसी सुबह जो इंसेंस को ब्रीद करती है, जो अच्छी अच्छी खुशबू लेती है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है। यहाँ पे मॉर्निंग को कह दिया गया है कि जो इंसेंस को ब्रीद करती है, जो इंसेंस खुशबू लाती है या खुशबू सूंघती है, पर्सोनिफिकेशन भी है। तो ये जो हवाएं चलती हैं सुबह सुबह, कहने का मतलब सीधा सा ये है, खुशबूदार जो हवाएं हैं वो, नंबर एक। नंबर दो, स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड। एक पक्षी होता है स्वेलो, जो अपने घोंसले से, उसके घोंसले को बोला गया है स्ट्रॉ बिल्ट शेड, क्योंकि वो स्ट्रॉ से बना होता है, तिनकों से, घास फूस से बना होता है, इसलिए उसको स्ट्रॉ बिल्ट शेड बोल दिया। तो स्वेलो अपने घोंसले से ट्विटर करता है, एक चीज़ वो, नंबर एक ये खुशबूदार हवाएं। नंबर दो, ये जो स्वेलो है जो सुबह सुबह ट्विटर करता है अपने घोंसले से। और नंबर तीन, द कॉक्स श्रिल कैलेरियन, जो मुर्गे की जो बांग है, मुर्गे की जो तीखी आवाज़ है, श्रिल का मतलब तीखी, क्लैरियन मतलब आवाज़। क्लैरियन वैसे तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कॉक के लिए उसको यूज़ किया गया, कॉक भी इसी तरह से बोलता है तीखी आवाज़ में। और द इकोइंग हॉर्न, और उसका जो हॉर्न है, हॉर्न रूपी आवाज़ करता है जो कॉक, इको करता है, जो गूंजता है दूर तक। ये तीन चीज़ें मिलकर भी क्या नहीं कर सकती, नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनको जगा नहीं सकती। अब वो जो फोर फादर जो अपनी कब्रों के अंदर बैठे हैं, हमेशा के लिए लिटा दिए गए हैं, उनको ये तीनों चीज़ें मिलकर भी जगा नहीं सकती। कौन सी तीनों चीज़ें? एक तो ये सुबह सुबह चलने वाली खुशबूदार हवाएं, उसके लिए कैसी कैसी वर्ड यूज़ किया देखो, द ब्रीजी कोल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह सुबह चलने वाली खुशबूदार हवाओं की आवाज़ की कोल। और जो स्वेलो पक्षी है वो जो ट्विटरिंग करता है स्ट्रॉ बिल्ट शेड से, अपने अपने घोंसले से, वो। और नंबर तीन, जो कॉक बोलता है अपनी तेज़ आवाज़ में, वो तीनों चीज़ें मिलकर भी अपने फोर फादर्स को, उनको जगा नहीं सकती हैं।